guys, hello everyone. वेलकम टू राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल विद सोनम गोयल। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि भाई स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास, तो देरी किस बात की है दोस्तों। हम चलेंगे आज के सेशन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, जिसका दावा करते हैं आने वाले हैं एग्जाम में, तो तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो कहा वो कर दिखाया। और इसीलिए अब इस विश्वास के साथ मैं जानती हूँ कि चाहती हूँ कि सभी लोग जो हैं वो जुड़े, और स्पेशली इसीलिए ताकि हम जो उनकी उम्मीद है उसको पूरा करते हुए यूं ही ये राइज स्मार्ट को आगे बढ़ाते रहे। तो आपकी शुभकामनाओं के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए कि भाई फटाफट जो है क्लासेस में डिस्कस करना है। तो आ जाइए, और देख रहे हैं यहाँ पर बह रहा है झरना पानी, तो चलते हैं हम भी ज्ञान के सागर में, जिस तरह से ये बह रहे हैं और बह रहे हैं। खैर एनीवेज, तो बढ़ते हैं आज के सेशन को आगे की और प्रोसीड करते हुए। लेकिन उससे पहले हमारे एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी राइज स्मार्ट एप्लीकेशन लेकर आया है। कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, एक ऐसा बैच समझिए इसको कि ये बोल रहा है कंप्लीट एसएससी, यानी कि आप लोगों को एसएससी की तैयारी के लिए अलग अलग बैचेस जाने के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी का पूरा जो कंटेंट है वो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा, एक कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है, उसमें आपको मिल रहा है। क्योंकि ये एक्सपर्ट्स की गाइडेंस, उनके पूरे कहते हैं ना कि पूरी नसीहत के साथ तैयार करके इस तरह से बनाया गया है, जहां पर आप देख रहे हैं कि एसएससी की तैयारी होगी और जम के, वो भी राइज स्मार्ट के साथ, जिसमें कोई कमी नहीं आने देना है। और यही नहीं है दोस्तों, क्योंकि घर बैठे आप कर सकते हैं 3 घंटे की लाइव क्लासेस, जो आपको अपने घर बैठकर राइज स्मार्ट के साथ आप करेंगे, जिसके आप देखते हैं जिसके दौरान आपके जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं, ठीक है, उनके साथ आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो चलेगी आपकी पैरेलल क्लासेस, उसके साथ आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि जो भी प्रतिदिन टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस भी सब्जेक्ट की बात हो रही है, चाहे वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग या जीएस क्यों ना हो गाइस, तो आप जानते हैं हर टॉपिक का नोट्स होगा, यानी आप बहुत अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें इतनी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें होंगी ना कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और तो और आपको मिलने वाला है इसके साथ डेली क्लास टेस्ट, यानी जब आप क्लासेस कर रहे होंगे तो क्लासेस के मतलब जैसे ही अंत तक आप जाएंगे तो आपके टीचर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में, साथ के साथ वीकली असेसमेंट, यानी ऐसा टेस्ट जो आप देखते हैं सप्ताह के अंत में। इस टेस्ट में, यानी जो आपने पूरे वीक में पढ़ा होगा, जो पूरे अपने सप्ताह में पढ़ा होगा, पूरी जानकारी उसमें उसके साथ जो है बनाया गया होगा आपका टेस्ट, जिससे आपकी तैयारी हो सकती है। और साथ के साथ मिलेगा मंथली एग्जाम, जिस तरह से पूरा वीक पढ़ने वाले पे आपका टेस्ट बनेगा, इसी तरह से डिजाइन किया गया है पूरा मंथ में पढ़ाए जाने वाले टेस्ट, ठीक है, जहां आप देखेंगे पूरे मंथ में जो आपकी तैयारी हुई है उसके साथ जो आपके टेस्ट होंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं सेमेस्टर, यानी ऐसे सेमेस्टर टेस्ट जहां पर आप देखते हैं सबसे अच्छी चीज क्या है, हमारा जो बैच है इसका टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल फिक्स है। आप यूं ही में सोचिए कि ऐसे ही है, आपको सबसे चीज अच्छी पता है क्या है, हर चीज को ना यहाँ पे पूरे प्लानिंग के साथ, पूरी मीटिंग और पूरे मतलब कहते हैं ना एक अच्छा प्रॉपर डिस्कशन और प्रॉपर गाइडेंस के साथ डिजाइन किया गया है, जहां पर फिक्स ड्यूरेशन 6 मंथ्स आप देखते हैं, जिसमें जब आप ये तैयारी कर रहे हैं तो सेमेस्टर वाइज जो है आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम भी होगा, जिसमें आप पूरी प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। साथ के साथ मिल रहा है डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी ऐसा डाउट क्लियरिंग सेशन जहां पर जिस भी चीज को लेकर, देखो राइज स्मार्ट बहुत अच्छा फीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है कि जहां भी किसी चीज को लेकर, सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक को लेकर आपको लगता है डाउट्स है, तो हम हैं आपके लिए ऑलवेज देयर, ठीक है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट खास चीज, जेनेरिक वीडियो, जहां पर आप देखेंगे कि राइज स्मार्ट एप्लीकेशन पे छाई हुई आपकी जो टीचर्स हैं वो आपके सब्जेक्ट को और कितने अच्छे से एक्सप्लेन और डिफाइन कर रहे हैं। तो इतने सारी चीजों के साथ फिर देरी के इस बात की, घर बैठे ही नंबर घुमाइए 8282827099। और हाँ, मोर डिस्काउंट के लिए आप चाहते हैं तो मेरे बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक डिस्काउंट SG500,
ताकि एक अच्छे डिस्काउंट के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट से आ जाइए और अब चलते हैं हम आगे के सेशन की और जहां पर आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके राजवंश के दौरान हुई थी? ओके, मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल वंश। यानी अब यहां पर देखिए, कई बार आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो सुना है, ठीक है। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय जो विध्वंस कर दिया गया था भक्तियार खिलजी द्वारा, दरअसल आज हम देखते हैं कि फिर से इसे पुनर्स्थापित किया गया और आज भी इसका जो है बहुत अच्छे से इसको तैयार किया गया है। लेकिन एक समय था जो बौद्ध धर्म का इंस्टीट्यूशन बना हुआ था, ये नालंदा विश्वविद्यालय भक्तियार खिलजी द्वारा ये समाप्त मतलब नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का उस जमाने में प्रतीक हुआ करता था। और जब यहाँ पर इस्लाम प्रचार की बात की जा रही थी तो फिर बौद्ध धर्म को लेकर किस तरह से वो लोग कोई गुंजाइश रहने देते, इसी कारण उन्होंने इसको नष्ट करवा दिया था। लेकिन अगर भारत के पुराने विश्वविद्यालयों में से बात करते हैं तो प्राचीन विश्वविद्यालयों में नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो आप जानते हैं कोई आम विश्वविद्यालय नहीं था। गुप्त शासक द्वारा बनवाया जाता है ये विश्वविद्यालय, जिसमें ज्ञान का भंडार था। कहा जाता है जब इसे जलाया था ना, इतना मटेरियल था, इतना सारा कंटेंट था ना, इसमें लगभग 6 महीने तक ये जलता रहा था। इसका लाइब्रेरी आप देखते हैं कि इसे बिल्कुल खत्म, क्योंकि आप जानते हो इतना सारा जो नॉलेज हमारे भारत में मर्ज हो चुका था, ऑलरेडी सब तैयार हो चुका था गुप्त काल तक, तो वो आधे से ज़्यादा तो नष्ट कर दिया गया था। वरना सोचिए हमारी बात ही क्या है। और आज भी भारत की बात करें तो प्रोग्रेस में भारत पीछे नहीं। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं ये खिताब जो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाने का जाता है, ये जाता है हमारे गुप्त शासक कुमार गुप्त को, जिन्होंने उपाधि ली थी महेंद्र द्वितीय की। तो देखते हैं कुमार गुप्त के बारे में, ठीक है। और इसीलिए थोड़ा सा यहां पर कुमार गुप्त इंग्लिश में इस तरह से, ठीक है। ये कौन है? गुप्त शासक। ये है गुप्त शासक थे। यानी अगर मैं बात करूं तो उत्तर के तौर पर हमारा कौन सा उत्तर हो जाना चाहिए? गुप्त वंश ने, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली कई बार डायरेक्ट नाम लेके पूछा जाता है किस गुप्त शासक ने बनवाया, तब गुप्त डायनेस्टी के वहां पर जो रूलर्स होते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली भी देखो, ये भी एक प्रश्न होता है कि यहाँ पर डायनेस्टीज को लेकर पूछ लिया गया है, तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है, जिसमें इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? उपाधि ली थी महेंद्र द्वितीय, ठीक, महेंद्र द्वितीय, ठीक है। कहते हैं कि दरअसल इन्होंने ही बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। इन्होंने बनवाया या बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय। आपको पता है कि दरअसल अगर हम बात करते हैं इनकी, तो यहाँ पर मतलब जो बात आती है नालंदा विश्व ये कुमार गुप्त की, तो आप जानते हैं कि दरअसल कुमार गुप्त के काल में इनकी अगर बात करते हैं तो इनके काल में पुष्यमित्र जो पुष्यभूति वंश जो है, पुष्यभूतियों का जो है आक्रमण होता है, जिससे निपटते हैं कुमारगुप्त। दरअसल कुमारगुप्त उनसे खुद निपटने नहीं जाते हैं, उन्होंने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को इनसे लड़ने के लिए भेजा था, जिसकी जानकारी भीतरी अभिलेख में भी संकलित की गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम जानते हैं। और सबसे खास बात जो आपको कुमारगुप्त के काल की सबसे महत्वपूर्ण है कि कुमारगुप्त के सबसे ज्यादा मतलब इनके काल के सबसे ज्यादा जो सिक्के मिले हैं, गुप्तकालीन सिक्के, वो राजस्थान से मिले हैं। ये कहा जाता है कि राजस्थान से भरमार लगभग 650 तकरीबन 630 कुछ ऐसे अंदाजे के हिसाब से बताया जाता है कि इतनी मुद्राएं जो है गुप्तकालीन जो है राजस्थान से प्राप्त होती है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ चलते हैं हम आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्क्वर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192? मध्य एशिया के निम्नलिखित में से किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की? जलालुद्दीन मांगबरनी,
महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, और यहाँ लिखा है गंगीज खान, बोले तो चंगेज खान। जी हाँ, चंगेज खान को इंग्लिश में गंगेज खान बोलते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर अब उत्तर की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस तरह से ना समझे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है तथ्य 1192। यूं ही तो अक्सर मैं बात करूं तो इतिहास में आपको आधे से ज्यादा तथ्यों को रटने की जरूरत नहीं होती है। आप ये मत कहिए क्या ओवरऑल आप लोगों को गायब करना है, ऐसा नहीं है भाई। काफी सारे फैक्ट्स अगर हम बात करते हैं स्पेशली बैटल्स को लेके, युद्धों को लेके, तो हमें तथ्यों को यहाँ पर ध्यान में कुछ रखना होता है। और उन्हीं में से युद्ध का एक महत्वपूर्ण तथ्य आ जाता है 1192। भूलिए मत, ये बात है 1192 ईसा, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में होता है द्वितीय तराइन का युद्ध। ठीक है, तो इसीलिए इस नाते आप लोगों को मालूम होना चाहिए 1192 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं द्वितीय तराइन का युद्ध। और अगर आप इसे देखते हैं कहां पर, भटिंडा में। ठीक है, अभी तक आप जानते हैं द्वितीय तराइन का युद्ध को लेकर कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अभी तक ये प्रश्न बहुत कम पुटअप किया गया है कि ये युद्ध भारत के किस क्षेत्र में हुआ है। तब उत्तर भटिंडा है आपका। ठीक है, और इसे इंग्लिश में मैं यहां लिख देती हूं, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा आपको याद करने के लिए, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, जिसमें एक तरफ रहेंगे आपके पृथ्वी राज चौहान तृतीय और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी। आप जानते हैं 17वां आक्रमण था पृथ्वीराज से, मतलब युद्ध करने का इनका 17वां युद्ध था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान अंतिम रूप से पराजित हो जाते हैं, मोहम्मद गौरी विजय। और इसी के साथ मोहम्मद गौरी ने भारत में किसकी स्थापना की थी, मुस्लिम साम्राज्य की। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक हुए। देख रहे हैं आप। ठीक है, और इधर बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान को लेके, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो पराजित होते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज, इनका वास्तविक नाम, पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम रायपिथोरा। देखो ये चीज मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ क्योंकि नाम अक्सर यूं ही जानने वाले होते हैं, रायपिथोरा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य स्थापित नहीं किया और आगे यही नींव बनती है किसकी, दिल्ली सल्तनत, जिसमें दिल्ली सल्तनत के संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो कुतुबुद्दीन ऐबक इस समय यानी इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के एक जनरल कमांडर के रूप में जो है लीड कर रहे हैं इस युद्ध को, मतलब इनकी गाइडेंस के अंदर में वो काम कर रहे हैं। और कहते हैं कुतुबुद्दीन के सहयोग से ही विजयी होते हैं गौरी। इसीलिए तो गौरी ने, मतलब बात करते हैं कि अपने साम्राज्य को जो सौंपने की बात की थी उसमें प्रधानता दी थी उन्होंने अपने गुलामों में से किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे कि उत्तर के तौर पर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, यानी 1192 ईसा। अगली बार आप याद रखेंगे। ठीक है, और बात करते हैं इसी तरह से प्रथम तराइन का युद्ध। तो प्रथम तराइन का युद्ध इससे एक साल पहले यानी 1191 में, ठीक है, होता है, जिसमें गौरी जो है पराजित होता है और पृथ्वीराज हमारे विजयी होते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, यहाँ पर मोहम्मद गौरी के साथ इस युद्ध में शामिल है जयचंद। ये वही जयचंद हैं जिन्होंने भारत के साथ गद्दारी करते हुए जो है गौरी का इस युद्ध में साथ तो दिया, लेकिन बाद में चंदावर के युद्ध में इनसे खुद पराजित हो जाते हैं। और इस तरह से तभी तो इनके हाथ में भारत की हुकूमत आती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, देरी के इस बात की, इन विच मेजर्स टोडरमल अचीव्ड फेम। टोडरमल ने किन उपायों से प्रसिद्धि प्राप्त की, मिलिट्री कैंपेन, लैंड रेवेन्यू, ह्यूमर, पेंटिंग, यानी सैन्य अभियान, भूराजस्व, हास्य चित्रकारी। क्या आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार क्या खूबी हो जानी चाहिए यहाँ पर जब बात आती है टोडरमल की? तो कैसे भूल सकते हैं, टोडरमल जो थे फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्तीय मंत्री। ठीक है, तो देखते हैं टोडरमल के बारे में।
फाइनेंस मिनिस्टर। मैं यहाँ पर दोनों इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लिखूंगी, घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। वित्त मंत्री वो बात अलग हो सकती है, हिंदी में मेरी राइटिंग गलत हो, ठीक है। तो वित्तीय मंत्री हम यहाँ देखते हैं जो इनका कारोबार था, और इन्होंने मतलब जो भू राजस्व व्यवस्था किसके थे, किसके वित्तीय मंत्री थे? दो। पहले अगर हम बात करते हैं तो ये वित्तीय मंत्री थे शेषा सूरी के। जी हाँ, दरअसल ये शेषा सूरी के वित्तीय मंत्री थे जो बाद में अकबर के भी वित्तीय मंत्री हुए, ठीक है। तो अकबर के वित्तीय, मैंने लगता है यहां पर वित्तीय पे ये जो मात्रा है, ठीक है, इधर से वित्तीय मंत्री थे, और ठीक है, और इन्होंने एक नई भू राजस्व व्यवस्था शुरू की थी इनके काल में। बात करते हैं तो अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था शुरू की। आप जानते हो दरअसल इन्होंने ही विचार दिया था किसका, बहुत सुना होगा, मनसबदारी व्यवस्था। अक्सर तो अगर हम प्रश्न की बात करते हैं या जनरली अगर हम डिस्कशन या चर्चा देखते हैं तो मनसबदारी व्यवस्था में नाम आता है दोस्तों अकबर। हमेशा पूछा जाता है मनसबदारी व्यवस्था किसने चलाई, तो उत्तर आता है अकबर। लेकिन आप जानते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था लागू यहाँ पर अकबर कर रहे हैं एक राजा के होने के नाते, लेकिन उसके पीछे जो पूरा तैयार किया था खाका वो किसने किया था? टोडर मल ने किया था, जो काफी हद तक आगे जाकर हम देखते हैं सफल होता है, बहुत हद तक बड़ा फेमस था, ठीक है। और इसीलिए आप जानते हैं ये मनसबदारी व्यवस्था को लेकर कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको टोडरमल से। ये इनके कौन थे? नवरत्न। टोडरमल अकबर के नवरत्न थे। इतना ही नहीं बल्कि आप जानते हैं ना, केवल अकबर को, अकबर से पहले शेषा सूरी को भी ये गाइडेंस बहुत अच्छी दे चुके थे। इसीलिए तो आप जानते हैं शेषा सूरी ने चलाए थे अपने काल में अच्छे खासे सिक्के जिसे बोला जाता था रुपया और टंका। आप जानते हैं ये जो रुपया और दाम, ठीक है। रुपया और दाम की अगर हम बात करते हैं तो ये दो सिक्के जो मतलब शेषा सूरी द्वारा शुरू किए गए थे, इनमें से रुपया आज का जो रुपी होता है उसका जनक माना जाता है। आप कह सकते हैं वो शुरुआत ही जो की गई थी, और आज हम वही रुपी जो है उसका यूज करते हैं, ठीक है, उसी मतलब स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और चलते हैं अब हम इसके आगे की ओर बढ़ते हुए तो देखते हैं क्या है। Who constructed इबादत खाना? इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शंस के तौर पर क्या देते हैं भाई यहाँ पर ऑप्शंस? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज तुगलक। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इबादत खाना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इबादत खाना जो है एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, है क्या? अगर मैं इसे डिफाइन करूं, सबसे पहले अगर इसके उत्तर के तौर पर देखा जाता है, ठीक है, मेरे ख्याल से हमने पिछले प्रश्न का जो है उत्तर अभी यहां पर ऑफिशियली मार्क नहीं किया, वो मार्क कर लेते हैं और अब चलते हैं। तो उत्तर के तौर पर हमारा उत्तर है अकबर, ठीक है। दरअसल इबादत खाना अकबर ने यहां पर धार्मिक चर्चा यानी रिलीजियस डिस्कशन के लिए इसकी स्थापना की थी। यूं तो अकबर जो थे एक अनपढ़ शासक थे, लेकिन अकबर काफी जिज्ञासु थे चीजों को जानने के। इसे इबादत खाना की जब स्थापना की थी तो वहां शुरुआत में मौलवियों को बिठाया जाता था और इस्लाम के लिए मतलब जो उनके धर्म शिक्षक होते थे वो वहां उनके साथ बैठकर मुद्दों पे चर्चा करते थे। लेकिन बाद में अकबर ने इसके दरवाजे सभी के लिए खोल देते, क्योंकि अकबर कौन थे? एक धर्मनिरपेक्ष शासक यानी सेक्युलर रूलर, ठीक है। तो जहां अकबर ने इतनी नीतियां चलाई थी वहां पर अकबर ने स्थापना की थी इबादत खाना की। तो बात करते इबादत खाना की परिभाषा को देखते हुए, यहां पर धार्मिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, ठीक है। यह अकबर द्वारा स्थापित किया गया था किस काल में? 1575 ईसा में हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन
बाद में इबादत खाना के दरवाजे अकबर ने सभी धर्मों के लिए खोल दिए थे। ठीक, इसके बाद आपको शायद मुझे नहीं लगता जानने की और जरूरत होगी। भाई इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे ईयर पता चल रहा है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इसका कारण क्या है, किसने स्थापना की है। ठीक है, तो हर चीज आपको यहाँ बहुत अच्छे से डिफाइन हो रही है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और जो प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर वो क्या है, द ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ब्रह्म समाज सिद्धांत पर आधारित है। अब वो सिद्धांत के ऑप्शन दिए, हमें इसमें से चुनना है कौन सा। ठीक है, तो क्या है, अद्वैतवाद, बहुदेववाद, नास्तिकता, ठीक है, और वेदांत, यानी मोनोथेइज्म, पॉलीथेइज्म, अथेइज्म, मोनिज्म। यहां पर अगर बात किया जाए तो चर्चा के तौर पर, यानी जब ब्रह्म समाज की जा रही है, जिसके संस्थापक थे भारत में राजा राम मोहन रॉय, यानी आधुनिक भारत के जनक, जिन्होंने यहाँ पर सबसे ज्यादा बल दिया था एकेश्वरवाद पर। तो इसीलिए हमारा जो उत्तर हो जाता है मोनोथेइज्म हम देखते हैं। ठीक है, एकेश्वरवाद भी इसको हम कहते हैं। तो देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है, जैसा कि राजा राम मोहन रॉय एक ऐसे व्यक्ति हुए थे जहां ब्राह्मण फैमिली से भी बिलोंग करने के बाद इन्होंने जो है जिस तरह से बहु ईश्वरवाद होता है, यानी अगर हम बात करते हैं पॉलीथीज्म, पॉली यानी बहुत सारे, बहु ईश्वर, ठीक है, मोनो मतलब एक, मोनो एक ईश्वरवाद, मोनोथीज्म। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने एक ईश्वरवाद पे बल दिया था, क्योंकि हर धर्म में ये जो अलग, मतलब ये स्पेशली हम देखते हैं जैसे हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर इतने सारे विभाजन है, जात पात है, धर्म। तो उन्होंने कहा कि अगर इसकी तुलना की जाए तो उन्हें पसंद है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जहां पर एक ईश्वरवाद है। ठीक है, इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ बाइबल, यहाँ पर बाइबल की जो है कंसेप्ट को भी डिफाइन किया है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने ब्रह्म समाज को एक ईश्वरवाद के सिद्धांत से शुरू किया था। और भारत में बहुत सारी चीजों का, हमारे भारतीय समाज की कुछ परंपराओं का काफी हद तक खंडन किया था। ये तो वो शुरुआत थी जब भारत में जरूरत थी एक ऐसे, मतलब कहते हैं ना, बदलाव की, जहां पर हमारे समाज में अंग्रेज तो हम पे क्या शासन करते, लेकिन हमारे खुद के भारतीय ही हमारे यहाँ पर जान के, कहते हैं ना, कि दुश्मन बने हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जात पात इतना ज्यादा था, लोगों में विवाद इतना था, भेदभाव था, तो इस कारण यहाँ पर एक हो ही नहीं सकते थे। और आप जानते हैं जो राष्ट्रवाद की कल्पना कभी भारत ने की थी, वो राष्ट्रवाद से पहले ही, जब तक ये धार्मिक और कहते हैं ना सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं आए थे, तब तक हमारे भारत में लोगों ने राष्ट्र विचार, मतलब कहते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा भी उत्पन्न नहीं हो सकती थी। बड़ा मुश्किल था इस तरह के विचार, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में करोड़ों की जनसंख्या में इस तरह का एक विचार लाने के लिए बड़ी मेहनत करी थी। इसीलिए सबसे बड़ा उसमें जो रोल रहता है वो होता है राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने 1828 में इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में। कलकत्ता में स्थापित किया गया। ठीक है, संस्थापक अभी तक हम जिन पे चर्चा कर रहे थे, यानी राजा राम मोहन रॉय। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं, यह एकेश्वरवाद विचार धारा का पालन करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, और ये जो अगर बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय, तो इन्हें कहा जाता है भारत में, यानी आधुनिक भारत का जनक। क्योंकि अगर हम बात कहते हैं, एक सेकेंड, आधुनिक भारत का जनक,
क्योंकि अगर बात करते हैं कि बदलाव की, तो वो जो सोच होती है ना बदलाव की, यानी हर चीज के पीछे तथ्य होते हैं, मनगढ़ंत कहानियों को ना मानना, हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन या कोई प्रूफ होना या रैशनैलिटी होना, ये सब सोच ही हमारे भारतीय लोगों में जो पैदा करने वाले राजा राम मोहन रॉय। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा, ब्राह्मण फैमिली से होने के बावजूद भी इन्होंने खंडन किया था इस अपनी ही, मतलब आप जानते हैं ब्राह्मण फैमिली में किस तरह से धर्म की परिभाषा को बताया जाता था, और खासतौर से जब हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब दौर 19वीं शताब्दी का था, तो ऐसे में अपने ही घर वालों से लड़के किस तरह से अपनी शिक्षा का, क्योंकि ये बहुत शिक्षित थे और इन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, जिन ज्ञान को इन्होंने सुधार करने में किया था। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इनकी थी वो न केवल एकेश्वरवाद की विचारधारा को फैलाने की, बल्कि जिस कार्य को अब तक अकबर जैसे सम्राट ने करना चाहा पर कर नहीं पाए थे दोस्तों, औरंगजेब ने करना चाहा नहीं कर पाए थे, यानी सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो आप जानते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था राजा राम मोहन रॉय ने, जिसके लिए उन्होंने इंग्लैंड तक गुहार लगाई थी, और तब विलियम बेंटिक के काल में इसे इन्होंने प्रतिबंधित किया था। मात्र आप देखते हैं 1 साल के अंदर, यानी 1829, यानी आप कह सकते हैं वो दौर शुरू हो चुका था राजा राम मोहन रॉय का, जहां पर जब वो निकल पड़े थे भारत को सुधारने की दिशा में, तो उसके बाद वो कभी पलटकर नहीं देखने लगे। और इसी के साथ हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्या है आपके सामने? इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद टुक पार्ट इन पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन? स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष संसद विश्व धर्म में भाग लिया था? 1893, 1895, 1897, 1899। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, साथ के साथ इसके ऑप्शंस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन का माध्यम होता है। तो नहीं भूलना है हम लोगों को इसका उत्तर 1893। ये वही हम बात करें 1893 में, जब स्वामी विवेकानंद जी यानी नरेंद्र नाथ दत्त, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी जिनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्होंने भारत में की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और आप जानते हैं कि ये नाम कमा कर आए थे भारत में, भारत के हिंदू धर्म को पूरे विश्व में एक, कहते हैं ना, एक झंडा उसका जो गाड़ कर आए थे। इस तरह से ये अचीवमेंट जो उन्होंने की थी, ठीक है, वो इसी के माध्यम से हासिल की थी। तो बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, और यह किसके संस्थापक थे? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दरअसल इनके गुरु जो थे ना, उनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। और आप जानते हैं कलकत्ता में, हम भी जानते हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध, काफी प्रसिद्ध मंदिर है काली देवी का, जिन्हें बोलते हैं दक्षिणेश्वरी काली माँ। आप जानते हैं कि इनके गुरु यानी रामकृष्ण परमहंस वहीं के संत थे और उनके शिष्य थे ये, जिन्होंने अपने गुरु के नाम पर जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और आप जानते हैं 1893 में एक समय था जब अमेरिका के शिकागो में आयोजित होता है वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, यानी विश्व धर्म सम्मेलन, जहां पर हर विश्व, मतलब विश्व में हर धर्म के बोलने के लिए, अपने धर्म को काफी हद तक प्रस्तुत करने के लिए सम्मेलन में दुनिया भर से लोग आते हैं। वहीं भारत से जाते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। जाने से पहले इनका नाम बदल के रख दिया जाता है नरेंद्र नाथ दत्त से यहां पर स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो देखते हैं शिकागो यानी अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, ठीक है। यानी यहां पर अब आपको जो है कहां पर आयोजित हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री था
ये भी मालूम होना चाहिए, और ईयर तो हमने यहाँ पर लिख ही दिया है दोस्तों। इतना ही नहीं, ये इन्होंने कार्य न केवल यहाँ पर स्पीच देने से इन्होंने करा, बल्कि ऐसे लोगों को प्रभावित भी कर दिया था जहां पर काफी लोग बाद में जाकर हिंदूवाद से जुड़कर, यानी हिंदू विचारधारा से प्रभावित होकर इनसे जुड़कर उन्होंने इसका प्रोत्साहन किया, यानी रामकृष्ण मिशन को काफी हद तक सपोर्ट दिया था। ठीक है, और आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन जहां पर कार्य कर रहा था एक तरह से आध्यात्मिकता के लिए, यानी अगर हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी पर काम कर रहे हैं, वहीं इन्होंने हिंदूवाद की जो परिभाषा उसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था, जो बहुत आवश्यक था पूरे विश्व में एक बार प्रस्तुत करना, क्योंकि एक समय तो अंग्रेज हम लोगों को ये जता ही चुके थे कि ना तो कोई हमारी सभ्यता है, ना ही हमारा कुछ मतलब तौर तरीका है, ना हमारी देश का कुछ भी चीज है। लेकिन ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने जो ये कदम उठाया था, ये बहुत इतिहास में माननीय है, इसे बहुत महत्वपूर्ण है। और अब चलते हम अगले प्रश्न की और इसी के साथ, इन विच लैंग्वेज वाज तुज़ुक-ए बाबरी रिटन? तुज़ुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? पर्शियन, अरेबिक, टर्किश, उर्दू। वेल अगर दोस्तों बात की जाए, यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रश्न है तुज़ुक-ए बाबरी जो अक्सर पूछा जाता है, तो उत्तर हो जाता है आपका तुर्की भाषा में, क्योंकि अगर बात की जाए तुज़ुक-ए बाबरी, ठीक है, जिसे आप लोग किस नाम से और जानते हैं, तुज़ुक-ए बाबरी कहें तो आपकी भाषा में बाबरनामा, जबकि असली ग्रंथ का नाम तुज़ुक-ए बाबरी ही है, जो है तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में आप जानते हैं दरअसल बाबर, जिसने ये बाबर की खुद की आत्मकथा थी, यानी आत्मकथा बोले तो दोस्तों ऑटोबायोग्राफी, यानी स्वयं बाबर ने अपने आप लिखी थी। यह बाबर द्वारा स्वयं लिखी गई आत्मकथा थी, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है दोस्तों, और इतना ही नहीं, आप जानते हैं दरअसल यहां पर बात करते हैं तो बाद में जाकर इसका अनुवाद हुआ। इसमें मतलब बाबर ने अपने जो एक्सपीरियंसेस को लिखा था तो मतलब था तो सही, लेकिन अपनी भाषा में, क्योंकि आप जानते हैं कि बाबर जो भारत में मुगल वंश का संस्थापक हुआ था, दरअसल ये भारत में जो शासन कर रहे थे वो अपने मातृवंश की ओर से कर रहे थे, यानी मंगोलिय। जी हाँ, बाबर की दरअसल मातृवंश मंगोलियों से था, और वही पितृवंश की बात करते हैं तो ये जो थे तैमूर से थे। अब चाहे देखिए कि ये दावा कर रहे हो कि भारत में साम्राज्य जो चलाएंगे वो अपने मातृवंश की ओर से, लेकिन मातृभाषा इनकी तुर्की थी, तो इसीलिए इन्होंने अपनी मातृभाषा में इसका संकलन किया। लेकिन आगे जाके अन्य मुगल सम्राट कौन नहीं जानता है, यहाँ पर सम्राट अकबर को, जिस सम्राट अकबर ने बहुत हद तक कार्य किए थे, मतलब उनके काल में ज्यादातर कौन सी भाषा को वो दिया गया था, स्थान दे दिया गया था, फारसी, जो कार्य पहले से ही, मतलब जो कार्य बहुत पहले से ही फारसी से चल रहा था। इसीलिए अकबर सम्राट, मतलब सम्राट अकबर के जो दरबार में थे, यहाँ पर अब्दुल रहीम खाने खाना, उनके नवरत्न हिंदी लेखक, आप जानते हैं उनके द्वारा यही तुज़ुक-ए बाबरी बाद में जाकर तुर्की से फारसी में अनुवाद किया जाता है और इसका नाम बाबरनामा कर दिया जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं मुगल सम्राट अकबर के काल में अब्दुल रहीम ने तुज़ुक-ए बाबरी हम लिखेंगे। ठीक है, तुज़ुक-ए मतलब बाबरी आप मतलब इसका यहाँ पे जो मैंने बाबरनामा लिखा है इसका अर्थ तुज़ुक-ए बाबरी है, क्योंकि बाबरनामा इसका बाद में नाम होता है। ठीक है, बाबरनामा का अनुवाद, ठीक है, ट्रांसलेशन, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, अनुवाद तुर्की से फारसी भाषा में किया गया था। ठीक है,
तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन किया गया था, बाद में जाके इस पे दोबारा से कार्य किया जाता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर जो आपके सामने आता है। और क्या है वो प्रश्न? व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? मॉस्क्यू यानी मस्जिद, मंदिर, बौद्धियों का मठ या मीनार। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मॉस्क्यू, टेम्पल, मॉनेस्ट्रीज या टावर? तो दोस्तों बहुत सिंपल से अगर बात करें अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दरअसल ये है एक मस्जिद। ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा अगर बात की जाती है, इसका निर्माण करवाते हैं दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो ये बनवाया जाता है। ये बात दरअसल अभी अगर हम बात करें एक प्रश्न को यहाँ पर संबंधित करते हुए, जैसे कि अभी हमने 1192 का एक फैक्ट देखा था, यानी 1192 के फैक्ट में यानी तराइन के युद्ध में जो मोहम्मद गौरी की विजय देखी थी, तो जब वो भारत में यहाँ पर शासन स्थापित कर चुके होते हैं, तो जिन रास्तों से वो गुजरते हैं आदेश देते हुए जाते हैं मस्जिदों के निर्माण को लेकर, और ये कार्य संपन्न करते हैं उनके यहाँ पर जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तब उनके नियंत्रण में ये बनवाया जाता है इस तरह से अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जिसके लिए दावा किया जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जिसे तोड़वा कर इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, और ये आपका अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो हम देखते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये भी एक नया प्रश्न है। ये है क्या? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी नहीं मालूम होता एग्जैक्टली क्या है, क्यों इसे अढ़ाई दिन का झोपड़े का नाम दिया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। ठीक है, यह अजमेर में स्थित है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो अजमेर के ही तो शासक थे। ठीक है, तो उनके बाद जब मतलब द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हो जाते हैं, तो वहां की जो हुकूमत है वो गौरी के हाथों में आ जाती है, इसलिए आदेश दिया जाते हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ इस मस्जिद से पहले, यहाँ इस मस्जिद से पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। ठीक है, और इस तरह से कहा जाता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसे नाम क्यों दिया जाता है? कुछ इतिहासकार दरअसल दावा ये करते हैं कि जब ये बताया जाता है कि इसे निर्माण देने का आदेश दिया गया था, तो दरअसल ये 2.5 दिन में ही, क्योंकि इसे पूरा नहीं तोड़वाया गया, इसे ऊपर से थोड़ा बहुत रेनोवेट करवा दिया था, यानी कुछ चीजें जो है पिलर के आधार पर यूज कर ली गई थी और बाद में इसको एक रूप दे दिया गया था, मस्जिद का स्थान दे दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ कहा जाता है कि दरअसल ये 2.5 दिन में बन के तैयार हो चुका था, इसीलिए इसको कहा जाता है ढाई दिन का झोपड़ा, जिसे बोलते बोलते लोगों की भाषा में हो गया अढ़ाई दिन का झोपड़ा। लेकिन आप जानते हैं कुछ लोगों का दावा था कि दरअसल यहाँ पर जो यात्री आते थे वो रहते थे, जिन यात्रियों को जो सुविधा थी वो 2.5 दिन की दी जाती थी। अब 2.5 दिन का यानी 2.5 दिन रहने के लिए आपके पास एक झोपड़ा आपको दिया जा रहा है, उसके बाद आपको यहाँ से जाना है, तो इसीलिए सुविधा के लिए कहा जाता था इसे 2.5 दिन का झोपड़ा। खैर नाम जो भी दिया गया हो, पर इतना जरूर कंफर्म है कि इसे कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, और आज इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ। द्वैध शासन का सिद्धांत किसके अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? 1861, 1892, 1909, 1919। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है द्वैध शासन। पहली बात तो यहाँ पर द्वैध शासन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक द्वैध शासन आप देखते हैं जब बंगाल में यानी डुअल गवर्नमेंट आता है, जब बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पर इलाहाबाद की संधि साइन होती है, वो बात थी 18वीं शताब्दी की। लेकिन आप ऑप्शंस के दौरान जो देख रहे हैं वो आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी के, जहां पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्ट
ऑफ इंडिया यानी भारतीय अधिनियम, ठीक है, जिस भारतीय अधिनियम को कहा जाता है 1919, ठीक है, या 1919, ठीक है। इतना ही नहीं, इस समय अगर हम बात करते हैं जो इस समय सेक्रेटरी के तौर पर आते हैं वो दरअसल कौन थे, मॉन्टेग्यू। और इस समय भारत का तो जो वॉइसरॉय था उसका नाम था चेम्सफोर्ड, जिन्होंने दोनों ने मिलकर की थी सुधार की बात, इसलिए इसको नाम दिया जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और हिंदी के तौर पर हम इसे बच्चा बोलेंगे, रुकिए एक मिनट, इसे ठीक से लिखना है, मैं नहीं चाहती कोई भी कंफ्यूजन रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात तो सारी ये नाम को ही लेकर है कि इनके नाम हिंदी में बहुत ही अलग तरह से, पर कोई बात नहीं, हमें तो लिखना ही है, हमें तो पढ़ना है। सुधार, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जिस सुधार के तहत भारत में स्थापित होता है द्वैत शासन, यानी हम देखते हैं ये जिसे बोला जाता है इंग्लिश में डायरकी। आप जानते हैं द्वैत शासन क्या था, यानी प्रोविंशियल लेवल्स पर हम देखते हैं जितने भी कार्यभार थे उसे दो भागों में विभाजित करते हैं। उस प्रोविंशियल क्षेत्र की अगर बात करते हैं, मतलब क्षेत्रीय आधार पर हम बात करते हैं, तो जो अभी भी महत्वपूर्ण अधिकार है वो अंग्रेजों के हाथ में है, जिसे कहा जाता था, इंग्लिश में हम कहेंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, यानी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अभी भी जो रिजर्व्ड कर दिए गए थे, जो निश्चित थे, वो अभी भी किसके हाथ में थे, अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज इतनी इंपॉर्टेंट पावर इंडियंस को नहीं देंगे। ये किसके लिए थे, अंग्रेजों के लिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुद्दों को, कुछ चीजों को है भारतीयों को संभालने के लिए सौंप दिया गया था, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। स्थानांतरित मतलब इसे कहेंगे हस्तांतरित विषय, जो भारतीयों को संभालने के लिए दिए गए थे। दरअसल आप जानते हैं ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज थी जिसके दम पे ये माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि भारतीयों के काफी हित में हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस के दो दल हैं, गरम दल और नरम दल। जहां पर कांग्रेस के जो अंग्रेज, मतलब जैसे अंग्रेज जो थे जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ बोलबाला जिसका कर रखा था और जिसको काफी हद तक दिखा रखा था, प्रस्तुत किया हुआ था कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इस देश के बदलाव के लिए, सुधार के लिए, तो वहां पर इन्होंने समर्थन लिया हुआ था हमारे उदारवादियों का, यानी हमारे मॉडरेट्स जो अंग्रेजों के समर्थन में थे, उनके हिसाब से चलना चाहते थे, चिट्ठी और इन सब के माध्यम से अपने बात करते थे। इसीलिए उनको दिखाने के लिए जस्ट एक तरह से कार्य है, बट एक्चुअल में नहीं है। लेकिन इसके तहत जो एक और चीज इन लोगों ने कर दी थी वो क्या था, अभी तक तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो मैं कई बार अपने क्वेश्चनों के दौरान चर्चा कर चुकी हूँ, 1909 में दिया जाता है किसे, मॉलेमिंटो के तहत मुस्लिम संप्रदाय को, अब वो हम देखते हैं कि सिख संप्रदाय को भी दिया जाता है। इस तरह से भारत के विभाजन में पूरी तरह से जुटे पड़े थे अंग्रेज। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की और, जो हम लोगों का हो चुका है, सॉरी ये प्रश्न तो हमने उत्तर लगाया नहीं, जो हो चुका है हमारे समाप्त। तो कैसा रहा भैया आज का ये सेशन और ये क्लास, ये वीडियो? तो भाई उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के अनेक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके लिए उम्मीद करती हूँ कि फिर से मेरे साथ आप लोग जुड़ेंगे और आएंगे राइज स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ चर्चा करने, और मैं भी आप लोगों के साथ इसी तरह से नए सेशन में कुछ नए फैक्ट्स के साथ मिलती हूँ, कुछ नए कंटेंट के साथ मिलती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए मुझे दीजिए यहाँ से आगे, टाटा, बाय बाय।